आइए जानें आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। मित्रों, चेहरा आंतरिक स्थिति का दर्पण है। आपने रोजमर्रा के जीवन में व्यक्ति जितने लोगों के संपर्क में आता है, उनकी आकृति देखकर वह इसका बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेता है कि इनमें से कौन किस ढंग का है, उसका स्वभाव, चाल चलन और चरित्र कैसा है। यह अंदाज़ा बहुत अंशों में सही उतरता है, यद्यपि कभी कभी बनावट की चकाचौंध में धोखा भी हो जाता है, पर अधिकांश में शक्ल सूरत देखकर यह जान लिया जाता है कि यह आदमी किस मिट्टी से बना है। मनुष्य को पहचानने की कला में जो जितना ही प्रवीण होता है, वह अपने व्यवसाय में उतना ही निश्चित रहता है। जैसे आदमी से तैसे ही आशा रखने का मार्ग मिल जाए तो ठगे जाने का भय कम रहता है और लाभदायक सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। बहुत पूर्व काल से इस विद्या की ढूंढ खोज जारी है। अनेक अन्वेषकों ने इस विद्या में बहुत कुछ ही खोज की है और गोता लगाने पर जो रत्न मिले हैं, उनको सर्वसाधारण के सामने प्रकट किया है। महाभारत, वेद पुराण और मंदाकिनी आदि ग्रंथों में यह पता चलता है कि इस विद्या से भारतवासी पुराने समय से परिचित हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध काल में कथा है कि जब त्रिजटा राक्षसी ने सीता को राम की मृत्यु हो जाने का झूठा संवाद सुनाया तो सीता ने उत्तर दिया, हे त्रिजटा, मेरे पाँवों में पद्मों के चिन्ह हैं, जिनसे पति के साथ राज अभिषेक होना प्रकट होता है। मेरे केस पतले तथा काले हैं, भौहें खुली हुई, जांघाएं रोम रहित तथा गोल दांत जुड़े हुए, कंदकली से नक गोल, चिकने स्तन मिले हुए, मोटे रोए, कोमल रंग उज्ज्वल हैं। इसलिए पंडितों ने मुझे शुभ लक्षण वाली सौभाग्यशाली कहा है। विधवाओं के से कुल लक्षण मुझ में नहीं है, फिर क्या श्री राम जी के न होने से ये सब लक्षण मिथ्या नहीं हो जाएंगे। इस कथन से विदित होता है कि त्रेता में आकृति विज्ञान की जानकारी स्त्रियों को भी थी। आर्यों से यह विद्या चीन, तिब्बत, ईरान, मिस्र, यूनान आदि में फैली। पीछे अन्य देशों में भी इसका प्रचार हुआ। ईसा ने 250 वर्ष पूर्व टालेमी के दरबार में एक मेलाम्पस नामक विद्वान रहा करता था। उसने इस विद्या पर बहुत एक अच्छी पुस्तक लिखी थी। वर्तमान समय में यूरोप, अमेरिका के वैज्ञानिक रक्त एवं पसीने की कुछ बूंद का रासायनिक विश्लेषण करके मनुष्य के स्वभाव तथा चरित्र के बारे में बहुत कुछ रहस्य उद्घाटन करने में सफल हो रहे हैं। कीरो प्रभृति विद्वानों ने तो नए सिरे से इस संबंध में गहरा अनुसंधान करके अपने जो अनुभव प्रकाशित किए हैं, उनसे एक प्रकार की हलचल मच गई है। आकृति देखकर मनुष्य की पहचान करने की विद्या अब इतनी सर्वांगपूर्ण होती जा रही है कि लोगों का भीतरी परिचय कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर लेना आश्चर्यजनक रीति से सरल एवं संभव होने लगा है। प्राकृतिक ने थोड़ा बहुत इस विद्या का ज्ञान हर मनुष्य को दिया है। प्रायः देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी लोगों की शक्ल सूरत देखकर कुछ धारणा बनाते हैं और उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। साधारण हर मनुष्य किसी दूसरे पर दृष्टि डालकर यह अंदाज़ा लगाता है कि यह विश्वास करने योग्य है या इससे बचकर दूर रहना चाहिए। भले ही आप न जाने कि यह विद्या हमें आती है, पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य को जो मानसिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें मनुष्य को पहचानने की विद्या भी एक है। यह सहज ज्ञान हर एक के हिस्से में आया है। यह दूसरी बात है कि किसी के पास उसकी मात्रा कम हो, किसी के पास अधिक। जिस प्रकार व्यायाम से बल, पढ़ने से विद्या और प्रयत्न से बुद्धि बढ़ती है, उसी प्रकार अभ्यास से इस ज्ञान की भी उन्नति हो सकती है और उसके आधार पर बहुत कुछ वास्तविकता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब हम इस प्रसंग पर आते हैं कि किस प्रकार आकृति देखकर दूसरों की पहचान की जा सकती है। आप किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर, नेत्र में झलकने वाले भावों पर, पहनाव ओढ़ाव पर, चाल ढाल पर, तौर तरीके पर बहुत गंभीरता पूर्वक इस इच्छा के साथ दृष्टि डालिए कि यह व्यक्ति किस स्वभाव का है। यदि मन एकाग्र और स्थिर होगा तो आप देखेंगे कि आपके मन में एक प्रकार की धारणा जमती है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के ऊपर दृष्टिपात कीजिए और उस चित्र में धारणा जमने दीजिए। इन दोनों धारणाओं का मुकाबला करिए और देखिए कि किन किन लक्षणों के कारण कौन कौन से संस्कार जमे हैं। तुलनात्मक रीति से इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों को देखिए, उनके लक्षणों पर विचार कीजिए और मन पर जो छाप पड़ती है उसका विश्लेषण कीजिए।
यह अन्वेषक और अभ्यास यदि आप कुछ दिन लगातार जारी रखें तो इस विद्या के संबंध में बहुत कुछ जानकारी अपने आप प्राप्त होती जाएगी और अनुभव बढ़ता जाएगा। कोई दो प्राणी एक सी आकृति के नहीं होते, सबकी आकृति में कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। कुदरत ने अपनी कारीगरी हर एक प्राणी पर अलग अलग दर्शाई है। एक सांचे में सबको ढालने की बेगार नहीं भुगती है, वरन हर एक मूर्ति को निराले तर्ज तरीके के साथ गढ़ा है। इस विभिन्नता के कारण यह उदाहरण तो नहीं बताया जा सकता कि इस प्रकार के अंग प्रत्यंगों वाले इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जिस आदमी की आकृति का उदाहरण दिया जाएगा उसकी जोड़ी का दूसरा आदमी सृष्टि में मिल सकना कठिन है। फिर भी कुछ मोटी मोटी रूपरेखाएं बताई जा सकती हैं। कुछ ऐसा श्रेणी विभाजन किया जा सकता है कि अमोक ढांचे की अमोक आकृति हो तो उसका वह परिणाम होगा। केवल अंग प्रत्यंगों की बनावट से ही ठीक और अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। किसी व्यक्ति का लाक्षणिक प्रशिक्षण करने के लिए उसकी चाल ढाल, भाव भंगी, मुख मुद्रा, तौर तरीका, बात करने उठने बैठने का ढंग आदि बातों पर भी विचार करना होगा। जिस प्रकार गंध सूख कर आप थैले में बंद रखी हुई मिर्च, हींग, कपूर, इलायची आदि को बिना देखे भी जान लेते हैं, उसी प्रकार शरीर की बाहरी भागों पर जो लक्षण बिखरे पड़े हैं उन्हें देखकर यह भी जान सकते हैं कि इस आदमी के विचार, स्वभाव तथा कार्य किस प्रकार के होंगे। यहाँ भ्रम में पड़ने की कोई बात नहीं है। आकृति की बनावट के कारण स्वभाव नहीं बनता, वरन स्वभाव के कारण आकृति का निर्माण होता है। स्थूल शरीर की एक धुंधली सी छाया हर वक्त साथ साथ फिरा करती है। सूक्ष्म शरीर की भी एक छाया है जो जरा गहराई के साथ दृष्टि डालने से लोगों की आकृति पर उड़ती हुई दिखाई देती है। पेट में जो कुछ भरा है वह बाह्य लक्षणों से प्रकट हुए बिना नहीं रहता। प्याज पेट में भीतर पहुंच जाए तो भी उसकी गंध मुख में आती रहती है। इसी प्रकार आंतरिक विचार और व्यवहारों की छाया चेहरे पर दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि आमतौर पर भले बुरे की पहचान आसानी से हो सकती है। धोखा खाने या भ्रम में पड़ने के अवसर तो कभी कभी ही सामने आते हैं। मनुष्य के कार्य आमतौर से उसके विचारों के परिणाम होते हैं। ये विचार आंतरिक विश्वासों का परिणाम होते हैं। दूसरे शब्दों में इसी बात को जो कहा जा सकता है कि आंतरिक भावनाओं की प्रेरणा से ही विचार और कार्यों की उत्पत्ति होती है। जिसका हृदय जैसा होगा वह वैसे ही विचार करेगा और वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। संपूर्ण शरीर में चेहरा ऐसा भाग है जिस पर आंतरिक विचारधारा और भावनाओं के चित्र बहुत कुछ झलक आते हैं। अन्य अंगों की अपेक्षा चेहरे का निर्माण अधिक कोमल तत्वों से हुआ है। मैले पानी की अपेक्षा साफ पानी में परछाई अधिक साफ दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार अन्य अंगों की अपेक्षा चेहरे पर आंतरिक भावनाओं का प्रदर्शन अधिक स्पष्टता के साथ होता है। ये विचार और विश्वास जब तक निर्बल और डगमग होते हैं तब तक तो बात दूसरी है, पर जब मनोगत भावनाएं दृढ़ हो जाती हैं तो उनको प्रकट करने वाले चिन्ह चेहरे पर उग आते हैं। आपने देखा होगा कि यदि कोई आदमी चिंता, शोक, क्लेश या वेदना के विचारों में डूबा हुआ बैठा होता है तो उसके चेहरे की पेशियां दूसरी स्थिति में होती हैं, किंतु जब वह आनंद से प्रफुल्लित होता है तो ओंठ, पलक, गाल, कनपटी, मस्तिष्क की चमड़ी में दूसरी ही तरह की सिलवटें पड़ जाती हैं। हंसोड़ मनुष्य की आंखें की बगल में पतली रेखाएं पड़ जाती हैं। इसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति की भौहों में बल पड़ने की माथे पर खिंचाव की लकीरें बन जाती हैं। अन्य प्रकार के विचारों के कारण आकृति के ऊपर जो असर पड़ता है उसके कारण कुछ खास तरह से चिन्ह, दाग, रेखाएं आदि बन जाती हैं। जैसे जैसे वह भले बुरे विचार मजबूत और पुराने होते जाते हैं वैसे ही ये चिन्ह भी स्पष्ट तथा गहरे बन जाते हैं। दार्शनिक आस्तु के समय के विद्वान का मत था कि पशुओं के चेहरे से मनुष्य के चेहरे की तुलना करके उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। जिस आदमी की शक्ल सूरत जिस जानवर से मिलती जुलती होगी उसका स्वभाव भी उसके समान होगा। जैसे भेड़ की सी शक्ल मूर्ख होना प्रकट करती है, इसी प्रकार सियार की चालाकी, शेर की बहादुरी, भेड़िए की क्रूरता, तेंदुए की चपलता, सुअर की मलिनता, कुत्ते की चापलूसी, भैंस की आलसीपन, गधे की बुद्धिहीनता प्रकट करती है।
यह मिलान आजकल भी ठीक बैठता है, पर अब तो इस विद्या ने बहुत तरक्की कर ली है और अन्य बहुत सी बातें मालूम हो गई हैं। निसंदेह चेहरा मनुष्य की आंतरिक स्थिति को दर्पण के समान दिखा देता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे देखने और समझने योग्य ज्योति आँखों में हो। इस वीडियो में चेहरे के हाल, भौं, मस्तिष्क, कान, नाक, दांत, ठुड्डी, मुंह तथा आँखों के संबंध में वर्णन किया जाएगा। किसी हाट बाजार में बैठी हुई सुस्ताती हुई रूपवती नवयुवती के समीप खड़े हुए और देखते रहिए कि उधर से निकलने वाले लोग की किस प्रकार की दृष्टि उस पर पड़ती है। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, बालिका की दृष्टि उस युवती पर जाएगी, पर उनमें एक दूसरे की अपेक्षा बहुत अंतर होगा। किसी की दृष्टि में वासना, किसी में कामुकता, किसी में स्नेह, किसी में भूख, किसी में लालच, किसी में कुढ़न, किसी में तिरस्कार, किसी में वैराग्य, किसी में घृणा भरी हुई भावना आपको दिखाई देगी। ये विभिन्नताएं बताती हैं कि उन देखने वालों में से किसका कैसा स्वभाव है। विगत जीवन में इस प्रकार की किसी युवती से जिसे जैसा वास्ता पड़ा होगा, उसकी वैसी ही अनुभूति जागृत होगी। जिस वृद्धा को अपनी इतनी ही बड़ी ऐसी ही पुत्री का वियोग सहना पड़ा होगा, उसके नेत्रों में इस अज्ञात युवती के प्रति भी वात्सल्य भाव उमड़ आएगा। देखने वाला बुढ़िया की आंखों में आंसू देखकर किसी हद तक उसका भूत और भविष्य जान सकता है। भूत यह कि इस वृद्धा को इस प्रकार की कोई लड़की कभी प्यारी रही है। वर्तमान यह है कि अब उसका वियोग इसे सहना पड़ रहा है। यह तो एक रासायनिक घटना हुई। किसी घटना का कोई जोरदार प्रभाव पड़े तो उसके संस्कार गहरे उतर जाते हैं और वह किसी साधारण समय में भी नेत्र आदि अंगों में जमे हुए भाव अन्य लक्षणों को देखकर पहचाने जा सकते हैं। आकृति विज्ञान का यही आधार है। कहानी तथा उपन्यासों के लेखक अपने पात्र का चरित्र चित्रण करते समय उसकी बोलचाल, रहन सहन, मकान, कपड़े, शक्ल, सूरत का भी वर्णन करके अपनी रचना को हृदयग्राही बनाते हैं। संयोग लेखक जानते हैं कि भीतरी चरित्र बाहरी रंग ढंग में प्रकट होकर रहता है, इसलिए उसका वर्णन करने से यह सिद्ध होता है कि लेखक ने मानवीय आकृति विज्ञान से किस हद तक जानकारी प्राप्त की है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसके सभी अंगों में लक्षण प्रकट होते हैं। दुष्ट दुर्जनों के नेत्रों से दुष्टता टपकती हो सो बात नहीं, उसके हर एक अंग पर बारीक दृष्टि डालिए, वे सभी अंग इस प्रकार की विशेषता लिए हुए होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से उसके दुर्गुणों की साक्षी दे रहे होंगे। इसी प्रकार सदाचारी और सज्जन के चेहरे पर अपने ढंग की एक सज्जनता युक्त विशेषता होती है। काला, गोरा, सुंदर, कुरूप कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, उसकी बुरी आदतों के कारण सुंदर अंगों में भी भोड़ापन आ जाएगा। जो संस्कारित हैं वह अष्टावक्र या सुकरात की तरह कुरूप क्यों न हो, उनके अंग अपनी बनावट में खड़े रहते हुए वे प्रामाणिकता की साक्षी देते रहेंगे। यह रचना आदतों के कारण बनती या बिगड़ती रहती है। एक सज्जन व्यक्ति जब कुरूप की ओर चलता है तो उसकी सज्जनता के चिन्ह घटते हैं और विभिन्न अंगों में वे लक्षण उदय हो आते हैं जिन्हें देखकर दुर्जनों को पहचाना जा सकता है। हाथों की रेखाएं घटती बढ़ती हैं, उनमें से कुछ नई निकलती हैं, कुछ लुप्त हो जाती हैं। यह परिवर्तन आचार और विचार में अंतर आने के कारण होता है। इसी प्रकार स्वभाव और व्यवहार के कारण सूक्ष्म रूप से मन और शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके लिए कई प्रकार के विभिन्न चिन्ह उत्पन्न हो आते हैं तथा अंगों के ढांचों में कुछ विचित्र तरीके से हेर फेर हो जाता है। आध्यात्मिक पुरुष इन्हीं लक्षणों को देखकर मनुष्य की भीतरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्थिति का पता होने से परिणाम की कल्पना सहज ही की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति विद्वान, वक्ता और सद्गुणी हो तो अनायास ही यह कह सकते हैं कि इसे जनता में आदर मिलेगा। इसी प्रकार शारीरिक चिन्हों से भीतरी योग्यताओं का पता लगाने से उसके भविष्य फल की भी बहुत हद तक ऐसी कल्पना की जा सकती है जो अंत में सच निकले। इस प्रकार आकृति देखकर किसी मनुष्य का चरित्र जानना तथा उसका भविष्य बताना दोनों ही संभव हैं। एक बात स्मरण रखने की है कि आकृति विज्ञान भाग्यवाद की किसी भी प्रकार समर्थक नहीं है।
गुण कर्म स्वभाव में जो अंतर आते हैं उनके अनुसार चेहरे का रंग ढंग भी बदल जाता है। आकृति विद्या का ज्ञाता एक समय में एक मनुष्य के जो लक्षण बताता है, यदि उस व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए तो उसे उसके लक्षण भी बदले हुए मिलेंगे। यह ठीक है कि ढांचा नहीं बदलता, क्योंकि ढांचे का संबंध पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों से होता है। सुंदर सुड़ैले अंगों वाला व्यक्ति पूर्व जन्म का शुभ कर्म करता तथा क्रूर तथा बेढौल अंगों वाला पूर्व जन्म में अशुभ कर्म करता रहा होगा। तदनुसार ही उन संस्कारों की प्रेरणा से इस जन्म में सुंदरता या कुरूपता प्राप्त हुई है। यह मान्यता ठीक है। ये जन्मजात ढांचे और रंग रूप बदले नहीं जा सकते। उन्हें देखकर जन्म जन्मांतर के कुछ स्वभाव और संस्कारों का परिचय प्राप्त होता है, पर ऐसी बात नहीं कि वर्तमान जन्म में उन संस्कारों में परिवर्तन करना संभव न हो। मनुष्य को ईश्वर ने पूर्ण स्वतंत्र बनाकर भेजा है। वह स्वेच्छानुसार पुराने सब स्वभावों को बदलकर नए ढांचे में ढल सकता है। आकृति परिज्ञात विद्या एक वैज्ञानिक क्रिया पद्धति है। वह ऐसा कदाप नहीं कहता कि मनुष्य भाग्य का पुतला है या विधाता ने उसे जैसा बना रखा है वैसा रहना पड़ेगा। भाग्यवाद को इस विद्या के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती करना है। मानसून हवाओं को देखकर यदि कोई वायु विद्या विशारद शीघ्र वर्षा होने की घोषणा करता है, या मच्छरों की वृद्धि को देखकर कोई डॉक्टर मलेरिया की चेतावनी देता है, अथवा गवाहों के बयान सुनकर कोई कानून वैता मुकदमा हार जाने की बात कहता है, तो यह न समझना चाहिए कि ये सब बातें भाग्य में लिखी हुई थी, जिन्हें इन लोगों ने किसी गुप्त ज्ञान से जान लिया है। वास्तव में वायु विद्या विशारद डॉक्टर तथा कानून वैता महानुभावों ने जो भविष्यवाणियाँ की थी, वह सामायिक स्थिति को देखते हुए उनके परिणाम के ज्ञान के आधार पर की थी। यदि उनमें कुछ परिवर्तन किया जा सके तो फल भी बदल सकता है। मच्छरों को यदि मार भगाया जाए तो डॉक्टर की चेतावनी पत्थर की लकीर न रहेगी। यही बात आकृति विद्या के संबंध में है। किसी मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान इसके द्वारा कहा जा सकता है। भूगर्भ विद्या के ज्ञाता जमीन देखकर निकाले हुए एक पत्थर के टुकड़े के आधार पर अनेक ऐतिहासिक तथ्य खोज निकालते हैं। फिर आकृति की बारीकियां का निरीक्षण करके मनुष्य जीवन के आगे पीछे की बहुत सी बातें भी कही जा सकती हैं, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि यह कथन अन्वेषक और अनुभव की बुद्धि संगत वैज्ञानिक विधि से ही किया जा रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आदमी को ब्रह्मा जी ने एक गोबर गणेश भाग्य का पुतला बनाकर भेजा हो। मनुष्य अपने आप को चाहे जैसा बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र है। कभी कभी आकृति विद्या के आधार पर कही हुई कुछ बातें ठीक नहीं बैठती। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि उस व्यक्ति ने अपना स्वभाव बदल डाला है, किंतु शरीर पर प्रकटित चिन्हों को बदलने में कुछ अड़चन हुई हो, अथवा नए चिन्ह अभी प्रकट न हुए हों। दूसरा कारण यह है कि फल कहने वाले से लक्षण पहचानने तथा फल कहने में कुछ गलती हुई हो। इन कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए जब असफलता मिले तो हताश न होकर कारण को ढूंढना चाहिए और एक अन्वेषक की भांति वास्तविकता का पता लगाते हुए इस विज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।